वेलकम बैक टू सॉल्व बाय स्वाति। मैं हूँ स्वाति, लाइफ साइंस एंड बायोलॉजी एजुकेटर। हमने बायोकेमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में हमने एंजाइम काइनेटिक्स को स्टडी किया था और एंजाइम काइनेटिक्स में हमने माइचेलिस मेंटन इक्वेशन को अंडरस्टैंड किया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी में, और एंजाइम को यहाँ पर हमें समझना उससे हमें ईजी हुआ। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर एंजाइम को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कि एंजाइम जो है, चूंकि एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने हुए हैं। एंजाइम अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, चूंकि एंजाइम जो है वो प्रोटीन है। अगर हम मेजरल एंजाइम की बात करें तो वो प्रोटीन के बने हुए हैं, तो यहाँ पे एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने हुए हैं। और प्रोटीन जो है वो किन फैक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, अफेक्ट होती है। और जिसकी वजह से उन फैक्टर्स के डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पर एंजाइम अपने काइनेटिक्स अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे, हमने डिस्कस किया था माइचेलिस मेंटन इक्वेशन को, जो कि होता है विमेक्स वी नोट विमेक्स इज विमेक्स इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय केम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हमें कोई भी रिएक्शन की किसी स्पेसिफिक टाइम पर हमें वेलोसिटी निकालनी हो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी हो, तो हमें विमेक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन केम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इस इक्वेशन की हेल्प से हम रिएक्शन की काइनेटिक्स को स्टडी करते हैं। चूंकि माइचेस मेंटल इक्वेशन में हम यहाँ पर जो उन्होंने ग्राफ दिया था, तो जब हम इसके ग्राफ की स्टडी करते हैं तो माइचेल मेंटल इक्वेशन का जो ग्राफ है वो यहाँ पर इस ग्राफ का थोड़ा सा एक, जब भी हम काइनेटिक्स की रिएक्शंस को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन, हम कोई भी रिएक्शन हो, मान लो यहाँ पर ए एंड बी, कोई भी सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जब यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, तो हमें इस रिएक्शन का विमेक्स निकालने के लिए यहाँ पर हम एग्जैक्ट वैल्यू माइचेल मेंटन इक्वेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए कोई अदर काइनेटिक्स इक्वेशन होगी, तो हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जो हमने बायोकेमिस्ट्री में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, एंजाइम का नेचर क्या होता है, तो एंजाइम मेनली प्रोटीन्स के बने हुए हैं, राइट। ये इन्फॉर्मेशन हमारी क्लियर हो चुकी है कि एंजाइम क्या है, प्रोटीन्स के बने हुए हैं। और प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं, राइट। तो प्रोटीन जो है, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं, जब अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, वो यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, राइट। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर बनता है जो कि फंक्शनल होता है, और इसी फंक्शनल एक्टिविटी में ये अपनी एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जिसके बारे में हमने एंजाइम में पढ़ा। अब एंजाइम की जो एक्टिविटी है, ये जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं एंजाइम के, इन प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को कौन से फैक्टर्स मेजरली अफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट फैक्टर आता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर प्रोटीन को कैसे अफेक्ट करता है, तो कोई भी एंजाइम हो, मान लो हम यहाँ पे एक एंजाइम मान के चल लेते हैं, कोई भी एंजाइम ए है, वो एंजाइम यहाँ पर इस एंजाइम के, ये एंजाइम सबसे अच्छा कब काम करेगा, जब इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर हो। इस एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे देखने को मिलेगी, तो ये अपनी जो मैक्सिमम एक्टिविटी है वो किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर शो करेगा, राइट। और अगर हम एक एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर का एक्स एक्सिस पर मेंशन करें, और वाई एक्सिस पर अगर हम एंजाइम की मैक्सिमम परसेंटेज एक्टिविटी को मेंशन करें, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर बेल शेप कर्व बनता है एंजाइम के, और टेम्परेचर का जब इफेक्ट देखते हैं तो यहाँ पर बेल शेप कर्व बनता है। बेल शेप कर्व का मतलब बहुत कम टेम्परेचर पर भी एंजाइम की एक्टिविटी कम होती है, लेकिन एक ऐसे टेम्परेचर रेंज आता है जहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। और फिर जैसे जैसे फर्दर टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी फिर से बढ़ने लग जाती है। तो ये ग्राफ क्या बताता है कि एंजाइम के लिए लोअर रेंज ऑफ टेम्परेचर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये है लोअर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड ये है हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर। दोनों ही हायर एंड लोअर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं। तो किसी भी स्पेसिफिक एंजाइम को एक अपना मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, जिसमें वो अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाएगा। जैसे कि हमारे साथ होता है, हमारा क्या होता है, जब हम मेंटली बहुत स्टेबल होते हैं,
फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देखूं, तो जब हम मेंटली स्टेबल होते हैं, हम मतलब तो हमारे क्या होता है, मान लो हम स्टडी कर रहे हैं, तो जब हम बहुत पेशेंस के साथ पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़, हमारी आउटपुट हमें मैक्सिमम मिलता है। लेकिन अगर हम डिस्टर्ब हो रहे हैं बार बार, तो हमारी एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और हमारे रिजल्ट हमें कम देखने को मिलता है। सेम एंजाइम के केस में भी यही है। टेम्परेचर चाहे बहुत कम हो चाहे बहुत ज़्यादा हो, दोनों ही केस में एंजाइम का स्ट्रक्चर इफेक्ट होता है और एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। अगर बहुत कम टेम्परेचर हो तब भी एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, और बहुत हायर टेम्परेचर हो, तो हायर टेम्परेचर के केस में क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। प्रोटीन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, यहाँ पर बहुत अगर हाई टेम्परेचर होता है तो प्रोटीन क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर मतलब अगर अब उनकी क्या हो गई, काइनेटिक एक्टिविटी क्या हो गई, लॉस हो गई। अब एंजाइम हमें काइनेटिकली एक्टिव काम करता हुआ नहीं दिखेगा। दूसरा फैक्टर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीएच। पीएच जो भी, पीएच क्या होता है, पीएच होता है माइनस log ऑफ H प्लस। हाइड्रोजन आयन की नेगेटिव log ऑफ कंसंट्रेशन ही पीएच कहलाती है। अब एंजाइम को पीएच कैसे इफेक्ट करता है, जैसे अगर हम हमारी बॉडी में डिफरेंट एंजाइम की एक्टिविटी को देखें, तो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है पेप्सिन एंजाइम, कैटेलेस जो कि डिफरेंट पीएच पे काम करता है, एंड ट्रिप्सिन जो हमारे, ये मेनली ऐसे एंजाइम है जैसे ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये मेनली प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करते हैं। तो पेप्सिन अगर हम देखें तो पेप्सिन 1.5 पीएच पर बहुत ज़्यादा अपना हाईली एक्टिविटी के साथ काम करता है, और ये है हमारी स्टमक की पीएच। मतलब अगर इस, अगर हम चाहते हैं कि पेप्सिन बहुत अच्छी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करे, तो हमें इसे ये पीएच प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी ये अपना मैक्सिमम देगा। अगर पेप्सिन को हम रख दें 7 पीएच पर, तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, या अब ये काम नहीं कर पाएगा। या फिर आप इसे 9 पीएच पे रख दो, 10 पीएच पे रख दो, तब इसकी एक्टिविटी क्या हो चुकी है, लॉस हो चुकी है। कैटेलेस को अगर हम देखें तो कैटेलेस यहाँ पर बेसिक पीएच पे काम करता है, क्योंकि 7 से आगे हम बात करें तो वो बेसिक पीएच होगी। तो कैटेलिस जो है वहाँ पर 7.6 पे मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। अगर कैटेलिस को आप एसिडिक इन्वायरमेंट में रख दो, तो कैटेलिस अब अपना काम नहीं कर पाएगा। ट्रिप्सिन को देखें तो ट्रिप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जो कि 7.7 पर मैक्सिमम, ये हमारे इंटेस्टाइन और जो ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि बेसिक पीएच पे काम करता है। अब अगर हम इसे एसिडिक इन्वायरमेंट में रख दें तो ये एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रोटीन अपने पीएच वैल्यू के लिए, स्पेसिफिक पीएच के लिए कितने ज़्यादा, मतलब एकदम कह सकते हैं कमिटेड है। अगर उनका पीएच जो उन्हें रिक्वायर्ड है अपने फंक्शनिंग के लिए, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में टेम्परेचर जो है, वो हमारा अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जाता है 37। अब इस 37 को हमारा 24/7 हमारी बॉडी 37 टेम्परेचर को, 37 डिग्री सेंटीग्रेड को टेम्परेचर को मेंटेन करती है। चाहे सर्दी हो, चाहे ठंड हो, चाहे बर्फ गिर रही हो, कुछ भी हो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा इन एनी कंडीशन। तो बॉडी को ये 37 क्यों मेंटेन करना पड़ रहा है, क्योंकि बॉडी के जितने भी लिविंग सिस्टम के एंजाइम्स है, उन एंजाइम को काम करने के लिए यहाँ पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइम की ज़रूरत है। अगर इससे ज़्यादा या फिर कम टेम्परेचर उन्हें मिला, तो बॉडी के सारे मेटाबॉलिक एंजाइम्स को एक्टिविटी अफेक्ट होगी, और जिससे क्या होगा, हमारा लाइफ सर्वाइवल जो है वो अफेक्ट होगा। दूसरा पीएच। अब पीएच जो है वो हमारे ऑर्गन्स और उनके फंक्शनिंग पर डिपेंड करता है। जैसे हम स्टमक की बात करें तो हमारे स्टमक का पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो पीएच वहाँ पर बेसिक होगा नहीं, तो ऑर्गन के हिसाब से डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे कौन सा एंजाइम काम कर रहा है और उसे किस तरह की पीएच की ज़रूरत है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर एंड पीएच, जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, और जिससे कि एंजाइम एक्टिविटी और उसकी कैटालाइटिक एक्टिविटी क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे कुछ और यहाँ पे जैसे जाइमोजेंस, एक जाइमोजन वर्ड आता है बायोकेमिस्ट्री में कि जाइमोजेंस किसे कहा जाता है। तो जाइमोजेंस एक्चुअली इनएक्टिव प्रिकर्सर्स को कहा जाता है। कोई भी एंजाइम हुआ, मान लो हम ट्रिप्सिन के एग्जांपल की बात करें, हर एंजाइम जाइमोजन नहीं होता है। कुछ एंजाइम होते हैं जो पहले इनएक्टिव प्रिकर्सर के फॉर्म में होते हैं। मान लो अभी इसमें सेल की इस एंजाइम की अभी ज़रूरत नहीं है, तो ये एंजाइम बनते ही यहाँ पे क्या होगा, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहेगा। इनएक्टिव फॉर्म जो है इसका, वो ट्रिप्सिनोजन है।
ठीक है। ट्रिप्सिनोजन यहाँ पे इनएक्टिव है और इसी इनएक्टिव एंजाइम को क्या कहा जाएगा, जाइमोजन कहा जाएगा। एंजाइम का इनएक्टिव प्रिकर्सर क्या कहा जाता है, जाइमोजेंस कहा जाता है। अब इस एंजाइम को एक्टिव करने के लिए यहाँ पे इसका क्या होगा, प्रोटीलाइटिक क्लीवेज होगा। मतलब इस एंजाइम का मान लो कोई स्ट्रक्चर है, राइट, इस एंजाइम का कोई स्ट्रक्चर है, अब इसे एक्टिव करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, हमें थोड़ा प्रोटीलाइटिक क्लीवेज करना होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे इतना सेगमेंट इस प्रोटीन के अंदर से क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। अब इसकी वजह से क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया, राइट। तो ये जो इनएक्टिव प्रिकर्सर है इस एंजाइम का, ये जाइमोजन कहलाएगा। तो ट्रिप्सिन वगैरह है, वो ट्रिप्सिन वगैरह हमारे सिस्टम में क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जब भी इनको एक्टिव फॉर्म में लाना होगा तो इनका प्रोटीलाइटिक क्लीवेज होगा और इसकी वजह से फिर ये यहाँ पर डाइजेशन में काम करते हैं। दूसरा यहाँ पर होता है एब्जाइम। अब एब्जाइम क्या होता है, तो ऐसे एंटीबॉडीज, हमने एंटीबॉडीज की बात करी है इम्यून सिस्टम में कि एंटीबॉडीज क्या होती है और एंटीबॉडीज क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। बी सेल्स एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं, इसको हम डिटेल में ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी एंटीबॉडीज के बारे में, आप डिटेल वीडियो इम्यून सिस्टम में यहाँ पर इसी चैनल पर देख सकते हैं। अब एंटीबॉडीज जो हैं, एंटीबॉडीज के बारे में हमने स्टडी किया था, तो कुछ ऐसी एंटीबॉडीज देखी गई हैं जो कि क्या होता है, कैटालिटिक एक्टिव होती है। मतलब सेल में वो कैटालिसिस का काम करती है, एंजाइम की तरह फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो एंटीबॉडीज अगर यहाँ पे क्या हो, कैटालाइटिकली एक्टिव हो, कैटालाइटिकली एक्टिव हो मतलब एंजाइम की तरह काम कर पाए, किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करने में हेल्प कर पाए या फिर रिएक्शन को प्रोसीड करवाए, ऐसी एंटीबॉडीज यहाँ पे क्या कहलाएगी, एब्जाइम्स कहलाएगी। देखिए अब इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो यहाँ पे ये है जाइम्स, जाइम मतलब यहाँ पे एंजाइम, और ए भी यूज किया गया है एंटीबॉडीज के लिए। तो सिंपल सा मतलब है ऐसी एंटीबॉडीज जो कि एंजाइम की तरह एक्ट कर पा रही हो वही एंजाइम कहलाएगी। तो ये आपको समझ में आए होंगे कि कौन कौन से फैक्टर एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को मेनली अफेक्ट करते हैं, और जाइमोजेंस क्या वर्ड होता है, एब्जाइम्स क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बेसिक क्लियर हो गया होगा, राइट। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि जाइमोजेंस क्या होता है, तो ये आपको यहाँ पर इन शॉर्ट बहुत ही इजी वे में मैंने समझाया है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब हमने एंजाइम काइनेटिक्स डिस्कस किया, एंजाइम काइनेटिक्स का आप फुल डिटेल लेक्चर इसी चैनल पर देख सकते हैं, यहाँ आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंजाइम काइनेटिक्स के लेक्चर को आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो इक्वेशन माइकलिस मेंटन ने दी थी वो वी वी नोट वी मैक्स एस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, राइट, जो कि रिलेशनशिप है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन जो भी है केमिकल रिएक्शन का, वो कैसे आपस में रिलेट कर रहे हैं, राइट। अब हमने इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने ग्राफ प्लॉट किया था, तो हमने देखा था कि एक्स एक्सिस पर हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को मेंशन किया था, वाई एक्सिस पर हमने रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को मेंशन किया था, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को मेंशन किया था। अब ये जो ग्राफ बना था इस इक्वेशन के हिसाब से, वो हमारा था हाइपरबोलिक ग्राफ, हाइपरबोलिक कर्व था, जो कि एक टाइम पर एक्स एंड वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग बढ़ता है, और एक टाइम पे ऐसा आता है कि वो क्या होता है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग वाई एक्सिस पर क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट। मतलब कि एक ऐसा टाइम आता है रिएक्शन में जहां पर अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर, यहाँ पर हमने देखा था इतना हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाया, लेकिन अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन पर यहाँ पर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब अब आगे जब सारे एंजाइम की अपनी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट ने ऑक्यूपाई कर ली है, सारे अपनी सीट पर जाके सबस्ट्रेट बैठ गया है, तो अब कोई भी एंजाइम खाली नहीं है। चाहे आप यहाँ पे 1 किलो सबस्ट्रेट डाल दो पर एंजाइम है ही नहीं, तो अब यहाँ पे सबस्ट्रेट बढ़ाने का कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अब मैक्सिमम जो हमें रेट मिलने वाली थी वो आप यहाँ पर देख ली, राइट, हो गया। अब कोई इंप्रूवमेंट हमें यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब मान लो हम ये रिएक्शन, हम यहाँ पर एक विमेक्स मैक्सिमम मान के चलते हैं कि हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी रिएक्शन की क्या हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है। लेकिन सारे एंजाइम ऑक्यूपाइड करने के बाद हम वीमेक्स पे पहुंचे ही नहीं, क्योंकि हाइपरबोलिक ग्राफ में आप देखो तो यहाँ पर ये ग्राफ क्या हो जाता है, वाई एक्सिस पर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब इस कांस्टेंट होने की वजह से हम कभी भी इस इक्वेशन से वी नोट अपॉन वीमेक्स एस
सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से हम कभी भी Vmax की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इतना तक Vmax पहुंच रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, क्योंकि ये जो y एक्सिस का ग्राफ है, ये यहाँ पर अगर मैं मेंशन करूँ तो ये यहाँ पर y एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पहुंच ही नहीं रहा है y एक्सिस पे, तो हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करें? हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं लगेगा इस इक्वेशन से। ये इस इक्वेशन का क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि हम Vmax का रेट ऑफ रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करें, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालें, इसके लिए यहाँ पर अनादर साइंटिस्ट आए, लाइनवियर बर्क, जो कि इन्होंने एक अनादर प्लॉट डिस्क्राइब किया। इन्होंने बनाया, इन्होंने क्या किया एक्चुअली, जो माइचेलिस मेंटन ने जो काइनेटिक्स की इक्वेशन दी, इन्होंने इसे थोड़ा सा रीअरेंज किया। रीअरेंज करने का मतलब है कि यहाँ पर इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इक्वेशन वही है, लेकिन इन्होंने इस हाइपरबोलिक ग्राफ को क्या किया, थोड़ा सा कन्वर्ट किया। उन्होंने ऐसा ग्राफ बनाने की कोशिश करी जो कि हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों को टच करता हो, और हम इजीली हमें जो वैल्यू Vmax की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए वो हम निकाल पाए, राइट। तो इन्होंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया। इन्होंने क्या किया, लेफ्ट एंड राइट साइड जो भी है इसका इनवर्स ले लिया, मतलब दोनों को 1 अपॉन में ले आए। अब जब दोनों को 1 अपॉन में ले आएंगे, जब दोनों को डिवाइड फॉर्म में ले आएंगे, तो यहाँ पे कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, राइट। ये वी नोट जो है वो 1 अपॉन में चला जाएगा, और ये यहाँ पर जो पूरा वैल्यू है वो भी 1 के डिवाइड में चला जाएगा। अब जब कोई भी चीज डिवाइड में जाती है तो वो क्या हो जाती है, इनवर्स हो जाती है। ये तो यहाँ पर सेम इज इट इज रहेगा, राइट। लेकिन ये जो है, जो यहाँ पर डबल डिवीजन में है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब है ये यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर की साइड आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर ओवरऑल हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, ये इक्वेशन मिलेगी, V1/V0 इज इक्वल्स टू Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन Vmax सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, राइट। ये जो हमारी इक्वेशन मिली हमें, लाइनबर्ग बर्क इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर इसे थोड़ा सा रीअरेंज करें, तो जब भी हमें प्लस साइन मिल रहा है तो हम ये इन दोनों के डिवीजन में लिख सकते हैं Km अपॉन Vmax x, और इसको यहाँ पर हम सेपरेट आउट कर रहे हैं जस्ट थोड़ी सी मैथमेटिक्स से। तो ये यहाँ पर हमने प्लस के साइन को दोनों के साथ सेपरेट कर दिया। अब जब सेपरेट किया तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइड में है तो ये कैंसिल हो गया, राइट। अब जो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिला 1/V0 इज इक्वल्स टू Km अपॉन Vmax मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन 1 अपॉन Vmax। ये इक्वेशन जो हमें मिला यहाँ पर, इसका हम कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ, क्योंकि ये जो इक्वेशन है हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जैसी दिख रही है। हमें पता है, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, क्योंकि अगर इस फॉर्मेट को अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमें ऐसा दिख रहा है, y की जगह हम ये रख के देखें mx, सिर्फ ये रखें और यहाँ पे, तो हमें इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करने पर ये इक्वेशन सेम दिख रही है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई। क्या बन गई है यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, राइट, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई। अब y जो होता है यहाँ पे, y होता है y कोऑर्डिनेट, m होता है स्लोप ऑफ लाइन, x होता है x कोऑर्डिनेट, एंड c होता है y इंटरसेप्ट। अगर हम इस इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो y जो होगा वो 1/V0, स्लोप जो होगा यहाँ पे Km अपॉन Vmax, x कोऑर्डिनेट जो होगा 1 अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंड c होगा यहाँ पर 1/Vmax। इतना यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये चीज थोड़ी थोड़ी सी टफ लग सकती है, बट विश्वास मानिए हर एग्जाम में, चाहे आप अब 11th 12th के एग्जाम भी देते हैं या फिर आप कोई भी यूजी पीजी के एग्जाम देते हैं, इतना लेवल आज एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और अब जब आप गवर्नमेंट एग्जाम के भी नोटिफिकेशन देखते हैं, चाहे 11th 12th के हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एजुकेशन को थोड़ा हाई लेवल पे ले जाने चाह रही है, क्योंकि आजकल की डिमांड है, तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। नहीं तो इजीली मैं कोशिश कर रही हूँ कि इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं। तो होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब हमारा कंपैरिजन करने के बाद हम फाइनली यहाँ पर पहुंच गए हैं कि y की जगह हम ये चीज मेंशन करते हैं, y इंटरसेप्ट, y कोऑर्डिनेट, स्लोप हमारा Km अपॉन Vmax, x कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 1 अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, प्लस जो c है y इंटरसेप्ट वो हो गया 1 अपॉन Vmax, राइट। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। y एक्सिस पे हम मेंशन करेंगे 1/V0,
एक्स एक्सिस पर हम मेंशन करेंगे 1 अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। और जब हम ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाएंगे तो चूंकि यहाँ पर सी एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है जो कि वाई इंटरसेप्ट है, मतलब अगर सी यहाँ पर 0 होता, राइट, अगर सी की वैल्यू यहाँ पर 0 होती, मतलब ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ये ग्राफ स्टार्ट होता ओरिजिन से, राइट, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे स्टार्ट होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर सी क्या है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब ये ग्राफ पॉजिटिव वाई से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पॉजिटिव वाई से स्टार्ट हो रहा है, जीरो कोऑर्डिनेट से थोड़ा सा वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू को क्रॉस करता हुआ ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जो कि वाई इंटरसेप्ट की ऑलरेडी वैल्यू हमें इक्वेशन से फाइंड आउट हुई 1/Vmax। और इस इक्वेशन को जब हम पीछे थोड़ा सा x माइनस एक्स में ले जाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x इंटरसेप्ट मिलेगा, जिसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, -1/km। और स्लोप हम यहाँ पे बता पा रहे हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का हम मैथमेटिकली हमें पता है कि स्लोप जो होता है वो टेन थीटा, स्ट्रेट लाइन का जो टेन थीटा होता है वो टेन थीटा हमें क्या करता है, उस इक्वेशन का स्लोप देता है। और स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा, km/Vmax। अब हमें क्या हुआ, हमें जो माइटल मेंटेन इक्वेशन थी वहां से हमें Vmax की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं मिल रही थी। अब अगर इस ग्राफ को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें Vmax का एग्जैक्ट वैल्यू पता लगेगा। देखिए, अगर हमें यहाँ पर स्लोप पता है, ठीक है, स्लोप की वैल्यू अगर हमें पता है, क्वेश्चन में अगर स्लोप की वैल्यू दी गई है, या फिर स्लोप हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से टेन थीटा से हम स्लोप निकाल पा रहे हैं, तो हमें km तो ऑलरेडी हमें पता होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो हम इजीली यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू Vmax की क्या कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, कोई स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएंगे। दूसरा वाई इंटरसेप्ट जो है वो इनवर्स है किसका, 1/Vmax। अब 1/Vmax जो है यहाँ पर भी हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी Vmax की। तो ये इक्वेशन हमें Vmax की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए ये लाइनवर्क बग प्लॉट यहाँ पर डिफाइन करता है। अब इस प्लॉट को क्या कहा गया है, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको लाइनवर्क बग प्लॉट नाम नहीं दिया गया है तो वहां पर ये मेंशन कर सकते हैं, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। और इस प्लॉट के हेल्प से, इस इक्वेशन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, Vmax की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर अनदर इको साइंटिस्ट थे, हेंस वॉल्फ्रोट। इन्होंने भी यहाँ पर जो माइचेलिस मेंटन इक्वेशन थी, जो लाइनवर्क बग प्लॉट ने उन्हें थोड़ी मॉडिफाई की, तो इन्होंने एक और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने की कोशिश करी। और इन्होंने क्या करा, लाइनवर्क बग प्लॉट की जो इक्वेशन हमें मिली थी उसमें क्या करा, दोनों साइड जब सबसेट कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई किया तो इन्हें एक नई इक्वेशन मिली। और वो इक्वेशन थी इनकी एस अपॉन substrate concentration upon V naught is equals to substrate concentration upon Vmax plus Km plus Vmax। अब ये इक्वेशन भी हमें जो है y is equals to, यहाँ पर ये इक्वेशन भी हमें कुछ ऐसे ही दिख रही है, राइट, जो कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो हेल्सवर्थ प्लॉट भी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो काइनेटिक्स है एंजाइम की, वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के बारे में हमें बताते हैं, राइट, जो कि हमें यहाँ पर डिफरेंट काइनेटिक्स को समझने में हेल्प मिलती है और हम चीज़ों की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर काइनेटिक्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हैंस वॉल्फ फ्लड भी हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देता है। जस्ट क्या किया इन्होंने, लाइनवर्क प्लॉट की जो इक्वेशन थी उसमें यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का दोनों साइड मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया, जो क्रॉस हो रहे थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया, और यहाँ पे फाइनल हमें ये इक्वेशन मिल रही है। और जस्ट जो हमें ये इक्वेशन मिली है यहाँ पर, इसका हम y स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर x y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, स्लोप एंड हमारा y इंटरसेप्ट, इनकी सबकी वैल्यू हमें यहाँ पर इजीली हम कंपैरिजन से फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिलता है, राइट। और इसका स्लोप हमें दिख पा रहा है कंपैरिजन से 1/Vmax, 1/Vmax यहाँ पर इसका स्लोप होगा। y इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी km/Vmax। और हमारा जो x इंटरसेप्ट है वो होगा -km, x इंटरसेप्ट जो होगा हमारा, एक x इंटरसेप्ट -km होगा। स्लोप यहाँ पे हो जाएगा 1/Vmax, 1/Vmax एंड y इंटरसेप्ट km/Vmax, राइट। तो हमें ये सब चीजें यहाँ से फाइंड आउट हो गई हैं। अब एग्जाम में पूछा क्या जाता है, तो एग्जाम में आपको इतना बताया जाएगा
कि जो हेंस वोल्फ प्लॉट है, हेंस वोल्फ प्लॉट में स्लोप क्या होगा, डायरेक्ट ये पूछा जाता है स्लोप क्या होगा। स्लोप की वैल्यू आपको ऑप्शंस में दी होगी, -1 अपॉन वीमेक्स, वीमेक्स अपॉन केम, ऐसे उल्टी पुल्टी वैल्यू आपको दी होगी। तो आपको इक्वेशन कंपेयर करके आपको ये आप फाइंड आउट करना जान सकें कि कैसे स्लोप निकाला जाता है, तो आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका स्लोप आप याद रख सके तो अच्छी बात है, 1 अपॉन वीमेक्स होगा। तो हमें इन इक्वेशंस का स्लोप पता होना चाहिए, ये चीज़ें पूछी जाती है। वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे पूछा जा सकता है, एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे पूछा जा सकता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर आपको कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया, ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया, राइट, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मेंशन कर दी, तो जस्ट आपको ग्राफ को समझ के वैल्यूज उनकी बताना होगी। ये चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। अब यहाँ पर अनदर साइंटिस्ट है एडी हॉफस्टीन प्लॉट। इन्होंने क्या करा, जो लाइनबर्ग प्लॉट था उसकी जो इक्वेशन हमें मिली, उस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई कैसे किया, इन्होंने वीमेक्स का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया। अब जब वीमेक्स का मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड ने किया, और जस्ट इस पूरी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया और इसको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में लाने की कोशिश करी। कैसे इक्वेशन को लाने की कोशिश करी, जस्ट इसको इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करी कि हमें y एक्सिस एक साइड मिल जाए और हमारा mx प्लस सी हमें एक साइड मिल जाए, राइट, इस फॉर्म में से लाने की कोशिश करी। तो जस्ट थोड़ा सा इसे रीअरेंज किया, यहाँ पे इजीली कोई हाई मैथमेटिक्स नहीं लगाई हुई, थोड़ा सा इधर उधर किया गया है, राइट। तो हमें फाइनल यहाँ पे इक्वेशन क्या मिली, जब इसे इस फॉर्म में लाया गया, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वी नोट अपॉन एस को, वी नोट अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम एक साइड ले आए, बाकी 1 अपॉन -1 अपॉन के एम, वी नोट प्लस वी मैक्स अपॉन के एम, इसे हम इस फॉर्म में ले आए, इधर उधर करके यहाँ पे थोड़ा सा इसे रीअरेंज किया गया है जस्ट, और इसे इस फॉर्म में ले आए। तो हमें डायरेक्टली एक साइड y एक्सिस दिख रहा है, फिर हमें कुछ m की वैल्यू दिख रही है, x की वैल्यू दिख रही है, c की वैल्यू दिख रही है। ये जस्ट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में यहाँ पर हम इसका फिर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, राइट, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और इसका ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। ग्राफ प्लॉट करते ही हमें यहाँ पे हम y एक्सिस पे क्या मेंशन करेंगे, कंपेयर करते हैं वी नोट अपन एस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, y एक्सिस पे मेंशन करेंगे वी नोट, हम क्योंकि x कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो है वी नोट, जो कि हम x एक्सिस पे मेंशन करेंगे। तो इसका जो हमें यहाँ पे हम देख पा रहे हैं m नेगेटिव है, m हमारा स्लोप होता है, और एक स्लोप यहाँ पे क्या हो रही है, नेगेटिव वैल्यू हो रही है। नेगेटिव वैल्यू स्लोप का मतलब होता है कि यहाँ पर जो हमारा एंगल बनता है, राइट, वो यहाँ पर नेगेटिव स्लोप के लिए हमारा एंगल क्या होगा, मोर देन 90 डिग्री होगा, तब जाके हमें नेगेटिव स्लोप मिलता है, राइट। ये आपको मैथमेटिकली थोड़ा आइडिया होगा इस बारे में, कि जब हम मान लो जब ऐसी इक्वेशन बनाई जाती है, राइट, मान लो हम कैसे बनाए, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर हम बनाए, ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूट एंगल है, इसका स्लोप है पॉजिटिव, राइट, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, 90 से कम है, मतलब एक्यूट एंगल है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर इस इक्वेशन इस लाइन का अगर स्लोप देखे तो वो क्या है, स्लोप इसका क्या है, नेगेटिव है। इसका स्लोप नेगेटिव है क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या है, 90 से ज्यादा है, राइट। अगर हम एक्स एक्सिस से जब इसका एंगल देखा जाएगा, तो वो एक्स एक्सिस से एंगल क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव स्लोप देगा। इसीलिए हमें यहाँ पर इक्वेशन से कंपेयर करने पे क्या पता लग रहा है कि इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव का मतलब है एंगल यहाँ पे क्या होगा, 90 से ज्यादा बनेगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों को कट करेगी, और यहाँ पे स्लोप हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन के एम, जो कि नेगेटिव स्लोप मिलेगा। और एक्स एक्सिस की स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पे विमेक्स देगी, मतलब एक्स एक्सिस पर हमें जो भी, जहां भी ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पर जहां भी कट कर रही होगी, वो भी वही हमारी क्या होगी, विमेक्स की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे तो हम इजिली विमेक्स को फाइंड कर पा रहे हैं, राइट। दूसरा हमारा यहाँ पर होगा, राइट, तो यहाँ पर हम नेगेटिव स्लोप बना के स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। दूसरा हमें y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट हमने बना लिया। जो हमारा y इंटरसेप्ट है, चूंकि y इंटरसेप्ट की वैल्यू vmax अपॉन km है, तो हमें यहाँ पे क्या होगा, ये जो ग्राफ है वो कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमें जीरो जीरो कोऑर्डिनेट से शुरू नहीं होगा, हमें y इंटरसेप्ट इतना यहाँ पर पॉजिटिवली मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि y इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पर क्या है, vmax अपॉन km, राइट। तो ये जो ग्राफ है कहाँ से शुरू होगा, y की किसी स्पेसिफिक वैल्यू से शुरू होगा, और स्ट्रेट लाइन में बनाते हुए नेगेटिव स्लोप के साथ ये x एक्सिस पे जहां भी कट करेगा वो x एक्सिस की वैल्यू क्या कहलाएगी, विमेक्स कहलाएगी। तो ये एक और मॉडिफिकेशन था माइचेलिस मेंटन इक्वेशन का।
तो यहाँ पे हमने इसे डिस्कस किया। तो इस लेक्चर में हमने सिंपल से जो माइचेलिस मेंटन इक्वेशन थी हमारी, उसके जो मॉडिफिकेशंस हुए हैं, क्योंकि इस इक्वेशन की जो भी कमियां थी उस इक्वेशन को यहाँ पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने लाइनवेबर्ग प्लॉट, उसके बाद हैंस वोल्फ प्लॉट, राइट, एंड एडी हॉफस्टीन प्लॉट, इन तीनों ने यहाँ पर इस इक्वेशन को क्या किया, मॉडिफाई किया, राइट, डिफरेंट फॉर्म में इसे मॉडिफिकेशन किया, और यहाँ पर हम इन इक्वेशंस की फॉर्म से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमें मिल रही है, और इन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हम क्या कर पा रहे हैं, जो भी कमियां हमारी इस माइचेलिस मेंटन इक्वेशन में थी वो यहाँ पर कमियां पूरी हो गई है, राइट। जो भी प्रॉब्लम हमें वहां पर काइनेटिक्स को समझने में आ रही थी, एंजाइम काइनेटिक्स को, अब इन स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस की हेल्प से यहाँ पर हम विमेक्स की एग्जैक्ट वैल्यू क्या कर पा रहे हैं, फाइंड कर पा रहे हैं, राइट। तो ये चीजें हम यहाँ पर आपको समझ में आई होगी। और बायोकेमिस्ट्री के हमने बहुत सारे ऑलरेडी लेक्चर डिस्कस किए हैं, तो आप चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, मेटाबॉलिज्म में हमने ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, पेंटोस फास्फेट, डिफरेंट पाथवे को समझने की कोशिश करी और इजीली हमें यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इफ दिस वीडियो फाइंड्स हेल्पफुल फॉर यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि बायोलॉजी को हम इंटरेस्टेड वे में कन्वे कर पाए। और बायोलॉजी मतलब हमेशा ऑफलाइन में भी जब ये चीज़ें मैं बच्चों के साथ डिस्कस करती हूँ तो ये कमेंट आता है कि बायोलॉजी एक रटने वाला सब्जेक्ट है। एक्चुअली ये बात पहले होती थी, ठीक है, जब टीचर और बच्चों का कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाता तो हमें लगता था कि बायोलॉजी में सब चीज़ें रटने लायक है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। बायोलॉजी भी एक तरीके की केमिस्ट्री और फिजिक्स है, ठीक है। और तो बहुत एप्लीकेशन के हिसाब से बायोलॉजी का आजकल हम चाहे मेडिसिन से लेके फार्मा से लेके जितने भी इंडस्ट्रीज है, बायोटेक्नोलॉजी में इतने बड़े बड़े रिवोल्यूशन हो रहे हैं, तो वो कैसे हैं, क्योंकि बायोलॉजी एक इंटरेस्टेड चीज़ है, हमारे अंदर ये सब चीज़ें चल रही हैं और इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो ये मतलब एक कह सकते हैं कि मुझे तो बायोलॉजी बहुत वो लगती है, मतलब एकदम मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर मैं एकदम सरप्राइज होती हूँ कि इतना सिस्टम हमारे अंदर चल रहा है, इतना कुछ चीज़ें एकदम फ्लोलेस चलती हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो और हम थोड़े से में लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है और हम बिल्कुल हाथ खड़े कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें लाइफ से समझना चाहिए कि हमारी बायोलॉजी, हमारी सेल्स कितना हमारे लिए कुछ हमारे लाइफ को सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए चीज़ें चलती हैं। तो बायोलॉजी वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जब ये चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी तो बायोलॉजी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आपको मज़ा आएगा। जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे, एनिमल टेक्सोनोमी को डिस्कस करेंगे, तो हम ब्रॉड वे में देखेंगे, इकोलॉजी को डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन को समझेंगे, तो बायोलॉजी में समझ में आएगा कि लाइफ जितना हम सोचते हैं वैसा नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ऐसे ही बायोलॉजी का इंटरेस्टिंग कंटेंट हम बनाते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।